call is now being recorded. चलो, so lecture number 31. थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टरबाइन व्हिच इज कॉल्ड एज अ पेल्टन व्हील. ओके, इट्स अ पेल्टन व्हील, मतलब इसे पेल्टन व्हील ही कहा जाता है. तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ना यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट अ पेल्टन व्हील. ये जो दिख रहा है आपको 3D में, और ये इसके बकेट्स है. ओके, नाउ now one of the important aspect was of Pelton turbine was it is an impulse turbine. Impulse means there is a sudden change in the momentum. Okay, so whenever there is a sudden change in the momentum, we call it as an impulse. That kind of force is called as impulse. So यहाँ पर jet is striking and creating a change in the momentum of a bucket, and that's why we call it as a impulse turbine. So देखा जाए तो jet यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो उस तरह से डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है. बाकी मशीन्स में हमने क्या देखा था, लॉन स्प्रिंकलर में हमने क्या देखा था कि वो जो मशीन थी आपकी, जो स्प्रिंकलर था आपका, वो फ्लूइड का मोमेंटम चेंज कर रहा था, राइट. तो फ्लूइड का मोमेंटम चेंज करने के लिए एक्चुअली में वो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा था. तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो रोटर था आपका मशीन का या लॉन स्प्रिंकलर जो था, वो फ्लूइड के ऊपर टॉर्क लगा रहा था, तभी तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा. तो उसका इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क फ्लूइड भी मशीन के ऊपर लगाएगा. ओके, बट नाउ ओवर हियर दिस इज समथिंग एल्स कि आप जेट स्ट्राइक कर रहे हो. ओके, सो व्हेन यू आर स्ट्राइकिंग अ जेट, so jet is having some velocity, and with that velocity it is applying force on the bucket. So that's why it comes under the category of impulse. अब कहाँ पेल्टन व्हील यूज किया जाता है, पहले काम करेंगे हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स है, कैप्लन, फ्रांसिस, इन्हें हम एक बार पढ़ लेते हैं. After that, I think it would be like we will be discussing about their details. कि भाई comparison, not details, sorry, their comparison. Like what is the difference between all these three machines? Okay. चलिए. So I'll be starting today with the reaction turbines as a part of our syllabus. Excuse me. So I'll write over here reaction turbine. Reaction turbine simply means that degree of reaction is not equal to 0 but it is less than 1. मतलब रोटर में अगर आप देखें तो हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिफाइन की थी कि चेंज इन स्टैटिक हेड अपॉन चेंज इन टोटल हेड. ओके, तो स्टैटिक हेड रोटर में कितना चेंज हो रहा था, u1 square minus u2 square upon 2g plus vr2 square minus vr1 square upon 2g divided by total head, where total head can be written as v1 square minus v2 square upon 2g plus u1 square minus u2 square upon 2g plus vr2 square minus vr1 square upon 2g, and it can be also written as vw1 u1 plus minus vw2 u2 upon, यहाँ 2 नहीं आता है, ठीक है. चलिए, so this is what is the degree of reaction defined. मतलब यहाँ पर u1 equal to u2 नहीं होने वाला है और यहाँ पर vr2 equal to vr1 नहीं होने वाला है. कैसे, देखिए, u1 equal to u2 नहीं होने वाला है, that simply means that कि आपका फ्लो जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होगा. In the last class or in the last class we have realized कि जब फ्लो रेडियली इनवर्ड होगा तो फ्लूइड अपनी प्रेशर एनर्जी को रिलीज करेगा. Okay. Whenever fluid flows from higher radial location to lower radial location, it will release its pressure energy. Okay. तो यहाँ पर इसलिए जो डिजाइन किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है. तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर ये नोट करेंगे, मैं एक करके पॉइंट नोट करता जाऊंगा
कि डिग्री ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज लेस देन पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, now u1 is not equal to u2 since machine is रेडियल इनफ्लो. ठीक है, अब कैसे हो रहा है फ्लो देखते हैं. देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका वाटर है. अब अगर आप कंपेयर करेंगे पेल्टन से, तो पेल्टन में जब मशीन के अंदर पानी आता था उसके पास प्योरली काइनेटिक एनर्जी हुआ करती है ना. जो बची कुची प्रेशर एनर्जी थी आप स्टैटर मतलब नोजल में उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया करते थे. यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों आ रहा है. यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और उसके पास प्रेशर एनर्जी भी है, प्रेशर हेड भी है. प्रेशर हेड के लिए अब ये फ्लो आएगा. अब आप देख रहे हैं रास्ते में कन्वर्जिंग सेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर. ये सबसे पहली बात तो केसिंग है, ये रोटेट नहीं होगी. दिस इज केसिंग, दिस इज स्टैटिक पार्ट. अब होगा क्या, देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो वाटर यहाँ जाएगा टरबाइन और यहाँ पर भी वाटर. अब जैसे ही वाटर यहाँ जाएगा, यहाँ पर दो क्वेश्चन है आपके लिए. पहला तो ये कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपका एरिया जो है वो डिक्रीज होता है. एरिया इज डिक्रीजिंग, राइट. ये एक आंसर हमें देना होगा कि व्हाई एरिया इन स्पाइरल केसिंग, व्हाई एरिया इन स्पाइरल केसिंग इज डिक्रीजिंग. ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, दैट हैज टू बी आंसर्ड. केस्टिंग, कास्टिंग, केसिंग. So the simple answer is that. कोई बता सकता है क्यों डिक्रीज हो रहा है? Anyone? To maintain cost. Yes, very good, correct. देखिए, तो सिंपल सी बात है कि जब फ्लूइड यहाँ एंट्री लेगा, लेट्स से अगर 100 kg पर सेकंड यहाँ पर आया इस सेक्शन पर, तो यार जो भी ले लीजिए 10 kg पर सेकंड, 100 kg पर सेकंड, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस. कुछ पार्ट यहाँ एंटर करेगा. अब कुछ पार्ट अगर यहाँ एंटर कर गया, मान लीजिए 20 या 10 एंटर कर गया, तो यहाँ कितना बचा यहाँ के लिए अब 90 बचा. तो 90 kg पर सेकंड के लिए हमें ज्यादा एरिया रखने की जरूरत नहीं है. अगर मैं यहाँ पर एरिया ज्यादा रखूंगा तो वो खाली रह जाएगा और फिर हो सकता है कि वेलोसिटी जो एंट्री पर आ रही है यहाँ पर जिस वेलोसिटी से यहाँ पर एंट्री कर रहा है उस वेलोसिटी से यहाँ पर एंट्री ना करे. तो फिर होगा क्या, हर एक लोकेशन पर वो अलग अलग वेलोसिटी पर एंट्री करेगा. तो वी डोंट वांट दैट. सो वी वांट कांस्टेंट एंट्री एट ऑल द पॉइंट्स. तो बेसिकली द मेन रीजन इज दैट वी वांट fluid to enter at same velocity at all the locations. चलिए ये समझ में आया. अब बात करते हैं कि ये एंट्री कर रहा है. ठीक है, ये एंट्री जहां कर रहा है ये स्टैटर है फ्लूइड मशीन का. दिस पार्ट इज नोन एज स्टैटर. इसे हम स्टैटर कहेंगे. स्टैटर का काम क्या होता है भाई, स्टैटर के बहुत सारे काम है. स्टैटर के फंक्शंस देखते हैं. तो अब एंट्री हो गई है स्टैटर के पास. स्टैटर क्या करेगा डियर, स्टैटर सबसे पहले तो इसके पास प्रेशर हेड जो है उसे काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करेगा क्योंकि कन्वर्जिंग है. तो सिंस इट इज कन्वर्जिंग, ठीक है, इट विल कन्वर्ट प्रेशर हेड टू काइनेटिक हेड. ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है. अब अगर आप जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, जैसे मैं अभी हाईलाइट कर देता हूं, ये मेन ब्लेड्स है आपकी मशीन की. और ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली में आपका, दिस पार्ट, दिस विल रोटेट.
दिस विल रोटेट, दिस विल। अभी रोटेट क्यों करें? सिंपल सा रीजन है कि जब फ्लूइड यहाँ पर एंट्री करेगा तो फ्लूइड के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और ये बेसिकली क्या करने वाली है आपकी ब्लेड्स, ठीक है, ये ब्लेड्स इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगी, ठीक है, तो ये ब्लेड इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगी तो फ्लूइड के ऊपर ये कुछ ना कुछ टॉर्क लगाएंगी, तो इन रिटर्न में फ्लूइड भी इसके ऊपर टॉर्क लगाएगा, जो आपको जनरेटर पे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ये एंट्री जो हो रही है फ्लूइड की, समझिएगा इस बात को बड़े ध्यान से, जो एंट्री हो रही है फ्लूइड की वो डिपेंड कर रही है कि ये वाली जो आपकी स्टेटर वाला पार्ट है, स्टेटर की ब्लेड्स जो है, स्टेटर की जो ब्लेड्स है वो किस एंगल पर है, ठीक है। तो स्टेटर का एक काम ये हो गया कि ये फ्लो को गाइड करता है, इट गाइड्स फ्लो टू रनर या टू रनर ब्लेड्स। अब ये रनर क्या है, रनर पे आते हैं रुक जाओ। तो स्टेटर को इसलिए मशीन, इस मशीन के स्टेटर को हम गाइड वेन्स कहते हैं, इसका नाम यहीं से पड़ा है, गाइड वेन्स। वेन्स मतलब ब्लेड और गाइड मतलब वो फ्लो को गाइड कर रहा है इन द प्रॉपर, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी हुई कि सर ये दो इसके मेजर क्या कहना चाहिए एप्लीकेशन हुआ। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ये फ्लूइड आया और ये आपका, ये यूं तो स्टैटिक होता है बट आप अगर चाहें तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, इसके एडजस्टमेंट से आप मास फ्लो रेट भी कंट्रोल कर सकते हो, तो ना गाइड वेंट्स कैन बी एडजस्टेड to handle different mass flow rates and different discharge rates. Okay? तो एक काम करते हैं हम इसे, ये पॉइंट्स को मैं नीचे कर देता हूँ, नए पॉइंट्स लिखना चालू करता हूँ। तो ये तीन मेजर फंक्शन आप देख सकते हो स्कैटर के। अब बारी आती है फोर्थ रनर की रनर में। तो रनर क्या करेगा? रनर की जो ब्लेड्स है, बेसिकली रनर है क्या, रनर यहाँ पे रोटर है, तो मशीन के रोटर को यहाँ पे रनर कहा है। तो ये करेगा क्या, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद फ्लूइड कैसे एंट्री ले रहा है, यहाँ पे फ्लूइड जो आपका एंट्री ले रहा है वो रेडियली इनवर्ड एंट्री ले रहा है, रेडियली। अब रेडियल एंट्री होने के बाद फ्लूइड जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा और सेंटर तक पहुंचेगा, यहाँ तक, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये पॉइंट। तो ये एंट्री हुई पॉइंट 1 पर और ये पॉइंट 2 पर।
अगर आप यहाँ पर भी देखें कट सेक्शन तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि दिस पार्ट इज बेसिकली रोटेटिंग पार्ट एंड दिस पार्ट इज अ स्टैटिक पार्ट। और ये गाइड वेव्स जो है आपकी, ये गाइड करेंगी फ्लो को यहाँ पर। बट अब किया क्या जाता है, देखिए फ्लूइड को डिस्चार्ज जब हम करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड करते हैं। डिस्चार्ज कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड करते हैं, मैं आपको उसका 3D व्यू दिखाऊंगा, एक मिनट रुको एक मिनट। आप बताइए आंसर की ऐसा क्यों करते हैं। एनीवन टेल मी, इसको नीचे की तरफ क्यों डिस्चार्ज करते हैं? कैसे मैं कह रहा हूँ एक बार और देखिए, देखिए क्या होता है। ये ब्लेड्स है एक्चुअली, ठीक है, ये रनर है आपकी मशीन का, ये जो एक्चुअल रनर है ना, ये रनर है। तो फ्लूइड ये बस उल्टा रखा हुआ है, ऐसा समझ लो। तो फ्लूइड ने एक्चुअली में एंट्री ली, मैं कुछ और कलर यूज करता हूँ इस तरह से यहाँ पर। और एक कर्व का ये ब्लेड्स का शेप देख रहे हो आप, ये ब्लेड जैसे नीचे धकेलेंगे इस तरह से। ब्लेड्स का शेप ही इस तरह से है कि ये फ्लूइड एग्जिट पे ऐसा नीचे चला जाएगा। तो एनीवन हैज अ रीजन कि इस तरह से क्यों इसको बनाया गया है? अगर थोड़ा सा और व्यू देखना है आपको तो देखिए, ये फ्लूइड आया, ये आपकी केसिंग है, फ्लूइड आया, और ये यहाँ पर जाके नीचे चला जाएगा। मतलब अगर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं तो कि पी डब्ल्यू टी इक्वल टू 0, देखिए पी डब्ल्यू टू तो आपके हाथ में, समझिएगा कैसे। ठीक है, ये आपका सिस्टम कैसा है, ये रहा सेंटर, तो मैं छोटा करता हूँ, ये रनर है आपका। मैं इस मशीन को कहां से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये व्यू देखिए, तो रनर है, आसपास आपके गाइड वेन है, और फिर आपकी स्क्रोल केसिंग, करेक्ट। तो फ्लूइड आ रहा है इस तरह से रेडियली और रनर पे जाकर, ये है बेसिकली द फ्लो रिजिम, इस तरह से फ्लो। अगर आप इसका सेक्शन लेकर देखोगे और जो व्यू दिखेगा आपको वो ये दिखेगा, समझ गए? सिंपल है यार, ये गाइड वेंस, सॉरी ये स्क्रोल केसिंग, इधर भी इधर भी, फिर ये गाइड वेंस, फिर ये गाइड वेंस, और बीच में तो ये वाला डायग्राम इस तरह से बना दिया सिंपल लैंग्वेज में। और ये डिस्चार्ज हम इसे करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से। यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब, आप क्यों करते हैं ऐसा? काइनेटिक एनर्जी लॉस, वो तो ड्राफ्ट ट्यूब का एप्लीकेशन हो गया सूरज, कि ड्राफ्ट ट्यूब इनकॉर्पोरेट कर दिया आपने, और
देखिए एक चीज समझिएगा, मैं अगर इन जनरल आपसे बात करूं तो ये 3D व्यू है आपका। फ्लो का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है फ्लो का, इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ये पेरिफेरी, ये वाला जो है यहाँ पर फ्लो हो रहा है, करेक्ट। ये पूरा इसका मतलब, इसको अगर मैं आपको एरिया लिख के दिखाऊं तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर ये रेडियस r है तो 2 पाई r, करेक्ट, 2 पाई r और इनटू लेट्स से दिस इज अ थिकनेस t, सो 2 पाई r इनटू t, ये जो कर्व सरफेस है, फ्लो यहां से एंट्री ले रहा है, एंट्री यहां पर हुई, आप सब मानते हैं इसको, ठीक है सर, बट आप एरिया के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं। देखो अगर मैं इनलेट पे कहूं तो ये r1 t1 होगा, और एग्जिट पे यही एरिया 2 पाई r2 t2 होगा। अब आपका जो पावर होता है वो क्या होता है, रो जी क्यू एच। अगर हम इन दोनों टर्म्स को भी साइड में रखें तो जितना ज्यादा आपकी मशीन डिस्चार्ज हैंडल करेगी उतना ज्यादा आपकी मशीन पावर प्रोड्यूस करेगी। अब जितना ज्यादा डिस्चार्ज हैंडल करेगी उतना ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी, इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी मशीन मस्ट बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर डिस्चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट जनरल पूछ रहा हूं मैं, इन जनरल, अगर ये एक्सियल फ्लो होती मशीन तो ये इसके पास ये पूरा एरिया होता फ्लो होने के लिए। डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज डिपेंड करेगा वेलोसिटी और एरिया ऑफ फ्लो, मतलब एरिया ऑफ फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो एरिया ऑफ फ्लो रेडियल में ज्यादा होगा या एक्सियल में ज्यादा होगा, कोई बता सकता है बच्चा? रेडियल फ्लो मशीन्स विल हैंडल मोर फ्लो और कैन हैंडल मोर फ्लो, और एक्सियल मशीन्स कैन हैंडल मोर फ्लो। डायग्राम देख के बताएं आपके सामने, एक्सियल मशीन में जो फ्लो है आपका वो डेफिनेटली आप देखिए ना, ये एरिया हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा मतलब, अब आप अगर थिकनेस बहुत बढ़ा देंगे तो बात अलग है, बट इन जनरल अगर आप देखें इन जनरल तो एक्सियल हमेशा ज्यादा होगा, मतलब दिस ग्रीन एरिया वुड ऑलवेज बी लेस एज कंपेयर टू द येलो एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स, especially when thickness is not very large as compared to radius. तो एक्सियल मशीन्स आई इसलिए कि वो आपको एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड करती है डिस्चार्ज के लिए, तो दे हैव वेरी ह्यूज डिस्चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटीज एज कंपेयर टू रेडियल फ्लो मशीन्स। तो अब रेडियल फ्लो मशीन्स में आपने एंट्री तो करवा दी, क्योंकि एंट्री में तो फिर भी आपका डायमीटर बड़ा था, बट एग्जिट पे आपका डायमीटर बड़ा है क्या? एग्जिट पे आपके पास डायमीटर बड़ा नहीं है। एग्जिट पे आप रेडियली इनवर्ट जा रहे हो, आपको रेडियली इनवर्ट जाना भी आपकी मजबूरी है, तो जब आप रेडियली इनवर्ट जा रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट एरिया ही नहीं है डिस्चार्ज कराने के लिए, तो आप क्या करते हो, फ्लो को टर्न कर देते हो ताकि वो एक्सियली डिस्चार्ज करे, क्योंकि एक्सियल में जितना पानी, देखो यार, जितना पानी आया उतना निकलना भी चाहिए, नहीं तो स्टोर होता चला जाएगा और मशीन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बंद हो जाएगी आपकी। तो आप ज्यादा एरिया, जितना ज्यादा पानी डिस्चार्ज करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि whatever is entering has to leave. At entry you have a very good radius, आपके पास एक हायर रेडियस, हायर रेडियल लोकेशन पे एंट्री हो रही है, तो वहां पर सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ठीक है, सफिशिएंट डिस्चार्ज होगा, लेट्स से 100 kg पर सेकंड या 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। बट जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जा रहे हो, और मैं अगर बिल्कुल सेंटर की बात करूं जहां पर जा रहा है, अगर वो पॉइंट भी मैं रेडियल लगता तो फिर मैं 100 मीटर क्यूब पर सेकंड हैंडल नहीं करता, फिर मैं कम डिस्चार्ज हैंडल करवाता। तो इस प्रॉब्लम को, यहाँ मुझे डिजाइन में कुछ चेंजेस करना पड़ता है, थिकनेस बढ़ाना पड़ती है, या सम हैज चेंजेस हैज टू बी टेकन केयर। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसे बाहर निकालना था, इस ग्रीन जो एरिया से पानी आया है उसे अगर मुझे बाहर निकालना है तो सबसे इजी वे ये है कि मैं इसे एक्सियल बना, एग्जिट एक्सियल बना, तो जितना ग्रीन सा है ना उतना यहाँ से निकल जाएगा। So the idea over here is to handle more discharge. So entry is radial and exit is
exit is entry is radial and exit is axial to handle discharge. Plus icing on the cake, now you will be using draft tube. तो ड्राफ्ट ट्यूब यूज करने का क्या फायदा होगा उस पर भी हम आते हैं. तो मैं इसे ले लेता हूं यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज आवर जनरल ड्राइंग. इसकी मदद से मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं आप काफी इसकी मदद से. तो यहाँ पर कुछ हम बातें करते हैं कि कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं. ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करता हूँ 0 और फिर हम यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करते हैं and let's say we mention a point over here as 2, we mention a point over here as 3. ठीक है, just for information. H0 क्या होगा? ये हेड अवेलेबल एट इनलेट. हेड अवेलेबल एट इनलेट. ठीक है सर, करेक्ट. लेट्स से 100 मीटर फॉर एग्जांपल. H1 भी इतना ही होगा क्या? नहीं. H1 क्या होगा? H0 minus some losses. These are the losses in स्क्रोल केसिंग एंड गाइड वेल्स. फ्लो होगा, फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉस होंगे. तो लेट्स से 10 मीटर लॉस्ट और 5 मीटर लॉस्ट हो गया. तो कितना हेड अवेलेबल हुआ? 95 मीटर. बेसिकली अकाउंटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. व्हाट इज H1? H1 इज हेड अवेलेबल एट इनलेट टू ब्लेड. ब्लेड के पास अब 95 मीटर. What about H2? H2 is head available at exit of blade. अब होगा क्या यहाँ पर? देखिए, a part of fluid energy will go to the runner and will do work on runner. तो रनर के ऊपर वर्क होगा और जब रनर के ऊपर वर्क होगा तो that will increase एनर्जी ऑफ द रनर, राइट. तो यहाँ से फ्लूइड से एनर्जी जाएगी रनर के पास और वो कितनी जाएगी? वो हेड डेवलप्ड. तो दिस इज व्हाट इज द H इज द हेड डेवलप्ड, which is nothing but VW1 U1 plus minus VW2 U2 upon. यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ कि एग्जिट जो होगी उस पे VW2 जो होता है 0. तो दिस इज दी डिजाइन, दिस इज हाउ वी कीप इट. ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा. तो आपको वो प्रॉब्लम खत्म हो गया देखने. तो बचा आपके पास सिर्फ VW1 U1. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 पे जो था, मान लीजिए ये है लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब ये जो भी होगा 95 से तो कम होगा क्योंकि 95 तो यहाँ पर ही अवेलेबल है आपके पास. तो 95 से कम ही होगा, पूरा तो पूरा कन्वर्ट होगा नहीं. लेट्स से ये 40 मीटर. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कितना होगा? 2 पर होगा आपका H2 विल बी इक्वल टू, या H1 जो था आपके पास वो कहाँ गया? आपने कुछ तो प्रोड्यूस कर लिया. ठीक है, तो फर्स्ट इज हेड डेवलप्ड, प्लस कुछ 2 पे बचा, प्लस कुछ लॉस हुआ. मान लीजिए
आपने हेड डेवलप किया 40 मीटर्स और आपको लॉस हुआ 5 मीटर का, यहाँ पर था आपके पास 95 मीटर। तो ये कितना हुआ? दिस इज दी हेड अवेलेबिलिटी। थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, तो बहुत ज्यादा हेड दिख रहा है, इस पे काम करते हैं। 60 करते हैं, ये 60 हो जाएगा, 60 30 90 90 प्लस 5 95। अब आपके ऊपर है, आप इसे वेस्ट छोड़ दें यहाँ पर, या फिर इसको भी आप कन्वर्ट कर लें। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इन अ वे दैट कि आप यहाँ पर एक ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से क्या होगा, लेटेस्ट तो आप सबसे पहले काम करिए 2 और 3 के बीच में हम बर्नौलीज लगा देते हैं, क्योंकि बर्नौलीज हमें काफी क्वेश्चंस का आंसर देता है, एनर्जी बैलेंस। अभी ये बात तो सत्य है कि सर ये अगर 2 में डिस्चार्ज कर दूंगा, अगर मैं ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती तो ये 30 मीटर्स चला जाता है एग्जिट सराउंडिंग में, एंड इट वुड हैव बीन अ टोटल वेस्ट। ठीक है, तो अभी भी ड्राफ्ट ट्यूब में जा रहा है, तो ड्राफ्ट ट्यूब में कौन सा कुछ कर लेगा, देखते हैं कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 equal to T3 by rho g plus V3 square by 2g plus Z3 plus some head loss in draft tube। इसको भी हम हटा देते हैं कि हमारा डिस्कशन थोड़ा सिंपल रहे। Z3 को डाटा मान लो, इसे डेटा मान लो, तो Z3 0 हो जाएगा, ये डेटा हो गया। तो इसे भी मैं लिखता हूँ P2 by rho g equal to P2 by rho g equal to V3 square by 2g minus V2 square by 2g V3 square minus 2g minus Z2। एक मिनट रुक जाओ, ये प्रेशर भी है, ये प्रेशर 3 है, ये 3 पॉइंट आप जस्ट ड्राफ्ट ट्यूब के बाहर ले लो, ये वाला जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो अब लिखो PATF by rho g प्लस तो सबसे पहली बात तो ये हुआ कि यहां पर 2 पॉइंट पर आपका प्रेशर जो है वो P2 by rho g is less than एटमॉस्फेयर। तो भाई जब भी प्रेशर 2 से कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है, देयर आर चांसेस ऑफ कैविटी। ये बात कर चुके, क्योंकि अगर वो वेपर प्रेशर पहुंच गया तो बॉइलिंग हो जाएगी, और बॉइलिंग होने के बाद जब वो आगे हाई प्रेशर जोन में जाएगा तो वहां का प्रेशर फिर राइज होगा, और जो वेपर्स होते हैं वो काफी वॉल्यूम इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास में, उनके पास काफी ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो जब वो वापस से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उनका वॉल्यूम विल श्रिंक टू अ लिक्विड वॉल्यूम, और काफी सारी कैविटीज क्रिएट हो जाएंगी उसको फिलअप करने के लिए, आसपास का फ्लूइड जब आएगा रश करने के लिए, so that will create a lot of losses and forces on the pipe, and that is detrimental to it। तो इसलिए हम हमेशा डिजाइन करते टाइम ध्यान रखते हैं कि डाइवर्जेंस जो है इसका, डाइवर्जेंस इज केप्ट। बट अभी भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं आया कि सर ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से फायदा क्या।
what is the advantage of using the draft? That is a question to be answered over here. बता सकता है कोई? Can anyone explain this? एक मिनट होल्ड कीजिए. कुछ चाहिए क्या? हाँ जी बताएं. Any idea कि how you can देखिए एक काम करते हैं. 1 और 2 के बीच में हम बर्नौली रखते हैं तो शायद कुछ चीजें समझ में आए. तो P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z2 या Z1 सॉरी इक्वल टू ये हेड 1 इक्वल टू हेड डेवलप्ड इज H तो ये हेड डेवलप्ड लिख दिया प्लस H2 P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 प्लस लॉस. अभी प्रॉब्लम को सिंपल रखते हैं. हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें चीजें समझनी है. तो मैं इसलिए कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर देता हूँ. लॉस हटा देते हैं. Z1 Z2 को ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं. इसे इन सब को हटा देते हैं. हमारा मेन मुद्दा है हेड डेवलप्ड. हेड डेवलप्ड क्या होगा? हेड डेवलप्ड आप देखिए P1 minus P2 by rho g होगा प्लस वॉट एवर कम्स ओवर हियर दैट इज हेड डेवलप्ड. क्लियर? तो अगर आप P2 को राइज करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी आपकी? सॉरी P2 को डिक्रीज करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी. और ये वाली क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी. अगर आप ये पॉइंट 2 को सराउंडिंग ले लेते तो ये एटमॉस्फेयर होता. तो देयर यू हैव टू ऑप्शंस विथ ड्राफ्ट ट्यूब without draft tube. So without draft tube 2 would have been at pressure at 2 would be equal to atmospheric pressure, and with draft tube P2 is less than atmospheric pressure. So with the draft tube P2 is less than what you would have had if this would have been there would have been not a draft tube. So doing so you are actually saving some head basically. So your overall head developed is increasing. तो बेसिकली अगर आप देखिए तो आपने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करके रखा है ना. तो आपने ड्राफ्ट ट्यूब इज एक्टिंग लाइक अ वैक्यूम पंप. तो आपने यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी. ये वैक्यूम क्या करेगा? ये वैक्यूम अब फ्लूइड के पास ड्रॉप होने के लिए, प्रेशर ड्रॉप होने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. जैसे आप वैक्यूम क्रिएट करके कंडेंसर में नहीं रखते हो पावर प्लांट का कंडेंसर जो होता है वो वैक्यूम में होता है, राइट? ताकि हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को कम से कम रख सकें. सिमिलरली समथिंग लाइक दैट ओनली यहाँ पर भी हम वैक्यूम क्रिएट करके रख रहे हैं ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से. ड्राफ्ट ट्यूब इज नॉट अ पंप बट इट इज क्रिएटिंग दैट इफेक्ट. It is creating that effect that it is reducing the temperature or the pressure below the atmosphere, so that whatever fluid comes, it has opportunity to reduce its pressure not to atmosphere but to a lower value than atmosphere, so that there is a net gain in the head developed. So that is the purpose of using a draft tube in a radial machines like this. Apart from this, of course, there is one more advantage over it, that since your exit is purely axial, so you have an opportunity to deal with more
मास फ्लो रेट, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर यू। और एग्जिट करते भी कैसे, एक बार सोच के तो देखो, रेडियल मशीन में एग्जिट करोगे भी कैसे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके, रेडियली इनवर्ट आ तो क्या, बाहर निकलेगा कैसे, वापस भेजोगे क्या उसको उल्टा, कैसे निकालोगे, बाहर निकालोगे कैसे, बाहर निकालने का ऑप्शन ही एक है, और क्या करोगे इससे ज्यादा। सोच के देखो, ये फ्लो आया अगर इसके अंदर, तो ये बाहर निकल कैसे सकता है, या तो ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा, और कैसे निकलेगा, यहाँ आ गया है, अब इसको बाहर जाना है, तो ये इसके पास रास्ता क्या है, गेम खेल लो ना, एक गेम खेल लो, कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो उसको वापस रेडियली आउटवर्ड फ्लो कराना पड़ेगा, और रेडियली आउटवर्ड फ्लो कराने के लिए आपको फिर उसको एनर्जी देना पड़ेगी, जो दी वो सब चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए मशीन्स रेडी यूजुअली एक्सेल फ्लो होती है, मतलब जस्ट बाय कॉमन सेंस, सो दैट इट कैन हैंडल मोर डिस्चार्ज। This, I think this very well explains the purpose of draft tube. I think this is more than sufficient for gate. BTech may, I think you have to get more into it, but for gate this is more than sufficient. Now, next part would be the velocity triangle part. कि velocity triangle क्या कैसे बनेगा इसका, देखिए काफी सिंपल है, velocity triangle हम ऑलरेडी बना चुके हैं, let us review it one more time. So let's say that this is a blade, the entry is radial, यहाँ पर आपका फ्लूइड आया, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ब्लेड ब्लेड के रोटर की, ब्लेड की नहीं है रोटर की, तो रोटर की इस पॉइंट पर है तो ब्लेड की भी इस पॉइंट पर, ब्लेड भी ऐसे ही घूमती है, ये फ्लूइड आया आपका रैंडमली एक एंगल, और U1 से जा रहा था आपका रोटर, तो ये V1 से एब्सोल्यूट जेट आया आपका, बट ये कहाँ से आया, ये गाइड वेन से आया, दिस वाज फ्रॉम गाइड वेन, ये गाइड वेन ने भेजा है किसके पास, ब्लेड के पास, तो गाइड वेन ने भेजा ब्लेड के पास, ब्लेड ऑलरेडी रोटेट हो रही थी, तो जिस एंगल से भेजा उस एंगल पे नहीं आएगा, वो आएगा V1 और U1 भी है यहाँ पर, तो रिलेटिव जो होगा वो होगा, और ये ग्लाइड करना चाहिए, एंट्री स्मूथ होना चाहिए और एग्जिट भी, तो ये VR2, अब V2 अगर आप ये ले समझिएगा, U2 तो यही, आप एक बात और ध्यान रखिए कि ये आपका VW2 है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये U2 के साथ है, और ये वाला पार्ट आपका VF2 है। बट मैंने आपसे जैसा कहा कि VW2 जीरो रखा जाता है, VW2 is kept zero, so for that reason you have to ये VW2 जीरो कब होगा, जब ये लेंथ खत्म हो जाएगी, ये लेंथ खत्म कैसे होगी, जब ये यहाँ पर, basically this part does not exist, so V2 and VF2 are same, this would be perpendicular, so that अगर वेलोसिटी U2 के परपेंडिकुलर होगी तो वेलोसिटी का U2 की डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है cos 90 0. So this is a velocity triangle, that's it. Now you have to use some geometry and play with it. ये आपका अल्फा हो गया, अल्फा 1 इसे वेन एंगल के लिए गाइड वेन, ये गाइड वेन ने भेजा है, ये ब्लेड एंगल हो जाएगा आपका बीटा, यहाँ पर एग्जिट हुई आपकी अल्फा 2 भी आपका गाइड वेन एंगल होगा, नहीं गाइड वेन नहीं होगा, एग्जिट एंगल होगा, ठीक है, और अल्फा 2 आपका VR2 है ना, तो ये बीटा 2 है,
बीटा 2 होगा और ये अल्फा 2 होगा। तो अल्फा 2 तो यहाँ पे 90 डिग्री रखा ही है हमने डिजाइन से, बीटा 2 आपका एग्जिट ब्लेड। This is one of the blade which is responsible for changing the angular momentum and hence creating a net torque on itself. Now let us take one problem. अच्छा क्वेश्चन है वो। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि VW2 आपका 0 है, मैं पहले भी लिख चुका हूँ, तो आपका हेड डेवलप्ड आ जाएगा VW1 U1 and this is your Euler's। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन हम पहले लिख चुके हैं। In that you can make it 0. This part will be 0. हम लिख सकते हैं। Okay. For Francis, अच्छा मैंने कहीं नाम नहीं लिखा ना फ्रांसिस, जेवी फ्रांसिस। ओके सॉरी, तो फिर आप लोग भी लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रांसिस, तो दिस इज फ्रांसिस। सॉरी फ्रांसिस नहीं, एक पॉइंट और लिख देता हूँ ये एग्जिट के लिए, एग्जिट एक्चुअल में इस तरह से ब्लेड डिजाइन की। इसकी मशीनिंग सीएनसी मशीन पे होती है, बिल्कुल प्रोफाइल बनाने के लिए। चलिए अब आप लोग करिए इसे अटेम्प्ट, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपकी, फिर अटेम्प्ट करिएगा तो थोड़ा राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे। A Francis turbine has a diameter of 1.4 meter and rotates at 430 hertz. ये स्क्रोल केसिंग है आपकी, गाइडलाइंस है आपके, आरपीएम दिया हुआ है आपको 430 आरपीएम और डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर मतलब कैपिटल डी, आउटसाइड डायामीटर ही मान लेते हैं इसको। तो पाई डी एन अपॉन 60 से आपको एंट्री पे वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब U1 दिया हुआ है। वाटर एंटर्स द रनर विदाउट शॉक विद अ फ्लो वेलोसिटी, मतलब VF1 दिया हुआ है आपको 9.5 मीटर पर सेकंड, एंड लीव्स द रनर विदाउट व्हर्ल। तो यहाँ पे विदाउट व्हर्ल दिया हुआ है, मतलब VW2 0 दिया हुआ है, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 और VF2 सेम होगी जो दे रखी 7 मीटर पर सेकंड। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट the difference between the sum of the static and the potential heads at the entry to the runner and the exit from the runner is 62 meters. The difference between the sum of static and the potential head at the entrance to the runner, so let's say that this point was 0 1 and exit from the runner, so let's say this point is exit from runner. So P1 by rho g, this is a static head and potential plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 62 मीटर दिया हुआ है। आई थिंक दिस इज करेक्टली रिटन। ओके, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ स्टैटिक एंड पोटेंशियल हेड, स्टैटिक एंड पोटेंशियल हेड एट एंट्रेंस टू द रनर एंड द एक्सिट फ्रॉम द रनर। एंड आपको पावर दिया हुआ है, स्ट्रेट अप पावर दिया हुआ है 12.25 मेगावाट और डिस्चार्ज दिया हुआ है। नेट हेड दिया हुआ है आपको, फ्लो रेट टू टरबाइन इज द फॉर नेट हेड ऑफ 115। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द एंट्री एंड एंगल ऑफ द इनलेट गाइड वेंस, मतलब V1 निकालना है आपको और अल्फा 1 निकालना है। तो एंट्री एंगल ऑफ द रनर ब्लेड्स मतलब बीटा 1 निकालना है आपको,
लॉस ऑफ हेड एंड रनर. ओके, दैट्स गुड. तो आपको यहाँ का हेड लॉस पता है. Let's say HF is the loss on runner. So HFR is equal to, okay. करिए सेट. I'll come in 5 minutes to take your time. Okay, 5 to 7 minutes.
V1 37, V1 33.7, Alpha 1 16.34, VW1 कितना आया तुम्हारा? VW1 गलत आया सब। VW1 आपने हेड क्या ले लिया? 115 मीटर ले लिया आपने। वो हेड डेवलप नहीं है, वो नेट हेड है। हेड डेवलप्ड है तो आपको पावर से मिल जाएगा, क्योंकि पावर दिया हुआ है ना आपको, तो वहां से आपका हेड डेवलप्ड कितना है? हेड डेवलप्ड आपने 115 मीटर ले लिया मेरे हिसाब से। आपको हेड डेवलप लेना चाहिए। करो उसको सही, प्रोसेस सही है। बाकी VW पहले तो VW1 ही निकालना है आपको। चलिए मैं करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो U1 आएगा आपका। सबसे पहले तो U1 निकाल लो, जरूरत पड़ेगी आपको। पाई डी एन अपॉन 60, पाई इज पाई, डी इज 1.4 मीटर्स। साइज देख रहे हो मशीन का कितना बड़ा है? आरपीएम इज 430 अपॉन पाई into 1.4 into 430 divided by 60. This is 31.5 meter per second. VW1 32.37. Correct. 33.7 and 16.35. Correct. अब सही है। बढ़ो आगे, करते जाओ। फ्रेंड्स, तो हमारे पास अभी यहाँ पर V1 निकालना है। V1 कैसे निकालना? देखो यार, सीधी सी बात है। पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि आपको डिस्चार्ज, आपको हेड डेवलप दिया हुआ है, क्योंकि आपको डिस्चार्ज पता है कैसे। ये सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, P इक्वल टू रो जी क्यू एच। पावर आपको दिया हुआ है 12.25 इंटू 10 टू द पावर 6। डेंसिटी देने की जरूरत नहीं है। और Q आपको दिया हुआ है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो आपका हेड आएगा, जो नेट हेड अवेलेबल है उससे कम ही आना चाहिए। देखते हैं, 12.25 into 10 to the power 6. This is divided by 1000, divided by 9.81, divided by 12. So this is 104.06 meters. तो ये तो आपके पास हेड आ गया। कहां पर आया हेड? ये आपके पास ये मशीन ने डेवलप किया है। दिस इज डेवलप्ड। अब डेवलप्ड आने के बाद आप क्या करोगे? आपको पता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला, VW1 U1 अपॉन G। U1 आपने निकाल ही लिया, G आपको पता है, VW1
104.06 into 9.81 अपॉन U1 कितना है? U1 है 31.5. That boils down to एक मिनट यार, एक कितना बोल रहे हो राहुल? 13.5 मीटर? हाँ सही है, 13.5 मीटर हिट लॉस। ठीक है, तो यहाँ से VW1 आ जाएगा आपका। एक मिनट यार, चैट चालू कर लूँ। तो ठीक
ठीक है, VW1 भी आ गया आपका यहाँ से। कितना आया VW1? जल्दी से मैं कर देता हूँ इसको, बहुत सारे बच्चों ने कर भी दिया होगा इसे सॉल्व। 32.4 मीटर पर सेकेंड है ना। और अब इसे हम साइड कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट वुड बी बाकी का कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल है ना। वेलोसिटी ट्रायंगल भी आप जल्दी से बना सकते हो बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये तो आप जो लाइन बना रहे हो, ठीक है, ये VR2 होना चाहिए आपका, और एक ये V, तो ये V1 हो जाएगा, ये U1 हो जाएगा, ये VR2। This is your U1, this is your VW1, and this is your VF। तो बस VW1 पता है आपको, VF1 कैसे निकालोगे? VF1 दिया है, VF1 9.5 दिया हुआ है देखो, और ये कितना दिया है, निकाला भी आपने 31.5, करेक्ट। 31.5 नहीं, सॉरी, ये कितना, 32.4, 32.4, और U1 आपको आपने निकाला 31.5। देखो, अब मैं इसको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। VW1 आपको पता है, VF1 पता है, तो यहाँ से V1 लग जाएगा पाइथागोरस से, और U1 आपको पता है, मतलब आपको ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 32.4 माइनस 31.5, तो आपके पास ये बीटा एंगल भी आएगा, बीटा 1 और अल्फा। तो V1 लिख देता हूँ, क्या आएगा स्ट्रेट अवे चेक कर लीजिएगा, 33.7 मीटर पर सेकेंड। बीटा 1 आएगा आपके पास 84.59, और अल्फा 1 आएगा आपके पास 16.3। ओके, वंस यू गेट दिस, देन ये बाहर निकले आप VR2 से, ये VR2 से आप बाहर निकले, ये U2, ये V2 हो गया आपका, और ये U2, ठीक है। बस दैट्स इट। Now what you have to calculate, V2 और VF2 आपको दिए हैं। V2 इक्वल टू VF2 कितना दिया हुआ है आपको? अभी हमने V2 इक्वल टू VF2 कितना लिया, 7 मीटर पर सेकेंड लिया हुआ है, ठीक है, दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड। What they are asking us to calculate in the next problem, पहला पार्ट तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो चुका होगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1, अल्फा 1, एंट्री एंगल बीटा। बस अब लॉस ऑफ हिट बचा है इन द रनर। तो अब रनर के बीच में आप बर्नौलीज लगा दीजिए। H1 इक्वल टू H हेड डेवलप प्लस H2 प्लस लॉस, है ना। एनर्जी इक्वेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, बर्नौलीज नहीं बोलना चाहिए, T1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus head develop VW1। ये तो लिखा हुआ है आपके पास एज इट इज। क्या हो गया, अभी हेड डेवलप कितना आया था हमारा, 104 पॉइंट, कहाँ गया भाई, 104.06। तो आपके पास ये हुआ है, ये हो गया, H2 लिख दिया प्लस लॉस लिख दीजिए, जो निकालना है मेरा। अगर आप ध्यान से देखें तो P1 बाय रो जी प्लस Z1 और माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2, ये क्वांटिटी आपको 62 दी हुई है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 62, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट।
62 minus 104.06 plus V1 square by 2G minus V2 square by सारी टर्म्स आ गई, ये आ गया, 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 बचा सिर्फ लॉस जो निकाला। अब V1 V2 आपको पता है कितना है V1 V2? अभी आपने निकाला V1 is given as V1 square by 2G कितना डियर? 31.5 33.7। जरा इसे लिखते हैं, मैं पूरा जान करके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज हो। 33.7 स्क्वायर divided by 2 divided by 9.81, so that is 57.88 minus V2 square, that is 7 square 49 by 2G 2.09 तो देखिए इनलेट पे काइनेटिक हेड की वैल्यू और आउटलेट पे काइनेटिक हेड, इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन V1 square minus V2 square is basically responsible for this. So now 557.88 minus answer. This is 13.32. Okay, अच्छा क्वेश्चन है। गेट में आपसे ना सीधे वो ये पूछेगा, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं कराएगा आपको ये दे देगा, आपको V1 V2 दे देगा, आपसे सिर्फ लॉस पूछ लेगा। समझ रहे हो क्या पूछेगा? आपको पावर दे देगा, समझना फ्लो समझना, पावर के साथ साथ वो आपको डिस्चार्ज भी दे देगा। यहां से आपको हेड निकालना पड़ेगा पहली स्टेप में, एक बार हेड आ गया फिर ये बर्नौलीज इक्वेशन लगाना पड़ेगी आपको, और एक चीज और दे देगा आपको, V1 दे देगा, डायरेक्टली दे देगा। V1 जो निकला है ना मैंने आपसे वो दे देगा वो आपको, V2 आपको दे देगा 7 मीटर पर सेकेंड और V1 दे देगा आपको लेट्स से 33.7 या 34 दे देगा, जो भी उसकी इच्छा होगी। और ये प्रेशर P स्टार माइनस P1 स्टार माइनस P2 स्टार दे देगा, ये सारा डेटा देकर आपसे वो ये लगवाना चाहेंगे और ये लगा देंगे अगर आप, तो ये प्रॉब्लम 2 मिनट का है। उनको ये देखना है कि बच्चे को एनर्जी इक्वेशन लगाना आती कि नहीं आती। बेसिक्स चेक करते हैं, वो एप्टीट्यूड चेक करेंगे आपका। ये प्योरली एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है कि आपने एनर्जी इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में, कि भैया फ्लूइड फ्लो हो रहा है और रनर में जा रहा है और समथिंग लाइक दिस। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब यहाँ पर आया आपका फ्लूइड, उसने कहाँ कहा अपना कंपोनेंट दी एनर्जी की, उसके पास क्या था, उसके पास क्या था और उसने क्या दिया और उसके पास क्या बचा और क्या खोया, ये सारी चीजें का चित्ता बित्ता जो बोलते हैं ना अकाउंटिंग, आपके पास होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली जब आप एनर्जी बैलेंस करते हो तो इट इज नथिंग मोर देन अकाउंटिंग ऑफ द एनर्जी। इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, एनर्जी अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू डू मनी अकाउंटिंग द सिमिलर वे यू कैन डू एनर्जी अकाउंटिंग। ओके, चलिए, so this is all about Francis टर्बाइन। टिल नाउ ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आए नहीं है, बट जस्ट टू गिव अ बेसिक बैकग्राउंड ओवर इट, मैंने आपको ये इस तरह से करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टाइप व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन इज द कैपिंग। एक मिनट दीजिए बस, कैप्टन के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। कोई डाउट हो तो पूछिए।
इसमें एक पार्ट और बता देता हूँ, एक पार्ट और देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दो क्लासेस और लगेंगे, एक में मशीन्स, एक क्लास में आपका, दो क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये देखिए, हम गए होम पेज, जस्ट गिव मी, इसे थोड़ा कॉपी कर लो। मेरे साथ बने रहिएगा 2 मिनट और मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। यहाँ थॉमस कैविटेशन फैक्टर होता है, उसे समझ लीजिए, काम पड़ेगा। तो मैं कॉपी और कर लेता हूँ, पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से ताकि देखिए। अब आपका P2 जो है वो PATM बाय रोजी, और यहाँ पर चांसेस ऑफ कैविटेशन, ये बात कर रहे हैं। अब अगर हमें कैविटेशन को बचाना है तो P2 बाय रोजी मस्ट बी ग्रेटर देन PV बाय रोजी। ये तो होना ही चाहिए ना, टू अवॉइड कैविटेशन। हाँ सर, ये तो। तो इसके लिए क्या करो? तो इसके लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, व्हिच इज कॉल्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट स्टैग्नेशन pressure at turbine exit and liquid vapor pressure both expressed as, this is the definition of net positive suction head। मतलब स्टैग्नेशन प्रेशर 2 पॉइंट, स्टैग्नेशन प्रेशर आपको याद है, इस तरह से डिफाइन करते हैं, PO2 बाय रोज माइनस PV। स्टैग्नेशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, आपको याद है कि वो प्रेशर जब आपका फ्लूइड, मतलब आप अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और आप उसे रेस्ट पर ले आओ एज इन अ थॉट एक्सपेरिमेंट, अपने थॉट्स में, तो अपने थॉट्स में अगर आप उसे रेस्ट पर ले आओगे विदाउट एनी लॉसेस, तो होगा क्या, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओरिजिनल जो प्रेशर था उसका, वो जो P2 बाय रो जी था वो, प्लस जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी वो, ये दोनों प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्टैग्नेशन प्रेशर, राइट? सो स्टैग्नेशन प्रेशर इज सम ऑफ द प्रेशर हेड प्लस द काइनेटिक हेड एट दैट पॉइंट। दो इट्स अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट, बट इट गिव्स अस एन आइडिया दैट कि मैं किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम प्रेशर कितना राइज कर सकता हूं इन एन आइडियल सिचुएशन, राइट? So this is how they defined this net positive suction head. It's a definition, okay? And they define sigma as a Thomas cavitation factor. Thomas cavitation factor. Sigma is equals to net positive suction head divided by head depth. So this is just to avoid cavitation, you need to take care of this.
क्वेश्चन है जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट दो, मैं गेट का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? कैंसिल हो गया। रुको एक मिनट। क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, गेट का करके लाया आप लोग? हाँ जी, ये क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करें, 2 मिनट दे रहा हूँ। गेट का प्रीवियस क्वेश्चन है। ये कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। सिग्मा की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? C1 and 3, D1 2 3, 1 2 3। हाँ डी ठीक है, मतलब क्योंकि कैविटेशन स्टार्ट होगा, लोकल प्रेशर रिड्यूस टू वेपर प्रेशर होगा और बॉइलिंग स्टार्ट होगी, तो तीनों साथ एक साथ ही होंगे ना, ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब आपने क्या सोचा, आपने कैसे सोचा इसको मैं बता देता हूँ। मतलब कि ये सोचा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पास और कोई बेटर आंसर हो तो प्लीज मुझे बताइए, मेरा व्यू पॉइंट क्या है इसको। सिग्मा 0 मतलब P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस PV बाय रो जी 0, ये बोल सकता हूं मैं। अब ये 0 अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस PV बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये कि ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और किसी पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ अगर आप इस क्वांटिटी को ऐड करोगे तो ये 0 हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए तभी तो 0 होगा। मतलब P2 बाय रो जी माइनस PV बाय रो जी इज लेस देन 0, मतलब P2 बाय रो जी इज लेस देन PV बाय रो जी। मतलब प्रेशर जो है 0.2 पर एग्जिट ऑफ द टरबाइन पर वेपर प्रेशर से कम हो चुका है, मतलब बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और लोकल प्रेशर रिड्यूस टू वेपर प्रेशर भी हो चुका है, तभी बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो एज अ consequence of 1 3 is taking place, and as a consequence of 3 2 will start, so like that, okay। ये सोचा था आप लोगों ने कि कुछ और तरीका है आपके दिमाग में, बताएं। सेम, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्शन फ्लो मशीन की तरफ, विच इज कॉल्ड एज कैप्लन टर्बाइन। पेज बड़ा जल्दी करते हैं।
एक टरबाइन का व्यू दिखा देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सही रहे। This is where we will be starting with our axial flow machines. We'll be calling it as a axial flow machine. And this axial flow machine is called as a Kaplan turbine. It's named after Kaplan. Kaplan. Okay. समझते हैं थोड़ा इसका वेलोसिटी ट्रायंगल और बात। देखिए तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करना होगी वो ये होगी कि फ्लूइड जिस रेडियल लोकेशन पर आएगा, तो आई मीन टू से दैट कि अगर इसका टॉप व्यू देखें किसी भी एक पेरिफेरी पर, to observe it from the top, तो अगर ये एंट्री है तो यही एग्जिट भी है। तो एंट्री एग्जिट सेम है, दैट सिंपली मींस दैट वन जो है आपका, वो और टू भी है। तो U1 इक्वल टू U2 प्योर एक्शन। पॉइंट नंबर 1। तो यहां पर क्या ये रिएक्शन मशीन है? यस, ये रिएक्शन मशीन। रिएक्शन मशीन होने का मतलब ये हुआ कि U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये वाली क्वांटिटी जीरो नहीं है, बट ये वाली क्वांटिटी जीरो, मतलब ये वाली क्वांटिटी जीरो। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है सर, ये कैसे, क्या मतलब क्या चल क्या रहा है। देखिए ये ब्लेड है आपकी, ये अब ये देखो, ये जो है ना ये क्वांटिटी, ये इट मस्ट बी टेंजेंशियल टू ब्लेड। समझना पड़ेगा ध्यान से। इसका वेलोसिटी ट्रायंगल है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता है, बता रहा हूँ तुमको, इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अच्छी सिंपल है, समझ लोगे आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। टेंजेंट टू ब्लेड मतलब बस इसके बारे में थोड़ी सी उल्टी सीधी चीजें ज्यादा लिखी होती है, बहुत जगह देखा है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। टेंजेंशियल टू ब्लेड एट एंट्री, सबसे पहली बात तो ये क्या है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से समझो, मतलब हुआ ये कि ये आई आपकी ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में आई आपकी जेट। ये रिलेटिव है, मतलब आई कैसे होगी वो देखते हैं। कैसे फेंकना होगी आपको, हम चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी डिजायर, दिस इज अवर डिजायर। तो आप थ्रो कैसे करोगे कि वो ऐसे चली जाए, क्योंकि रिलेटिव कॉन्सेप्ट चल रहा है। वो स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते थे कि वो नदी में जा रहे हैं तो यहाँ वो छाता लगाकर, छाता किस तरफ रखें कि पानी नहीं गिरे, समथिंग लाइक दैट। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, लेट अस से दैट कि दिस इज हैविंग अ रोटेशन लाइक दिस, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी होगी सर? इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी होगी? मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए कोई और कलर चूज कर लेता हूं। ये किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है? ब्लेड की, राइट। ये है आपका, मतलब होगा ये कि जब आप ऐसे फेंकोगे, ग्रीन से फेंकोगे V1, मतलब आपका आना ऐसे चाहिए, स्ट्राइक ऐसे करेगा, बट देयर इज अ रोटर की टेंजेंशियल वेलोसिटी U1, तो वो स्लाइड ऐसे जाएगा ऐसे। समझ गया आप इस बात को? तो ये होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रिस्पेक्ट टू ब्लेड, जिसे हम VR कह रहे हैं, वो होगी वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लेड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ जेट? V1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लेड? U। ये भी है, सब वेक्टर, ऑल आर वेक्टर्स। तो आपको अगर VR निकालना है, ट्रायंगल बनाना है, तो ये देखिए ट्रायंगल बन गया इसका। आपको
V1 कैसा देना होगा आपको? V1 देना होगा VR वेक्टर प्लस U1। तो ये VR वेक्टर है आपका ऑलरेडी, जो आपकी डिजायर है, और ये आपका U। तो VR में और U में ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मतलब VR में आप U1 ऐड करोगे, VR में आप U1 ऐड करोगे तो आपको V1 जो मिल रहा है, देखो ट्राई करना। एब्सोल्युटली क्लियर। अब देयर इज वन मोर थिंग टू इट, एग्जिट कैसे होगा? एग्जिट के टाइम पर आपका डेफिनेटली ये यहाँ से निकलते हुए इस तरह से निकलेगा, टेंजेंशियली निकलेगा, एग्जिट भी टेंजेंशियली होगी। तो ये आपकी एग्जिट हुई V2, सॉरी ये एग्जिट टेंजेंशियल होगी तो VR2। और अब अगेन देयर इज भैया ये V2 होगा और U तो उतना ही रहना है आपका, U चेंज नहीं होगा, ये U1 ही रहेगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि कैप्लान में भी आपका जो VW2 होता है, VW2 कौन सा कंपोनेंट होगा? ये वाला जो U के अलॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट? ये जीरो होगा, इट वोंट एग्जिस्ट, दिस इज इक्वल टू जीरो। therefore the result would be you have a U over here, you have a V2 over here, you have a VR2। तो आप VR2 और U वेक्टर को ऐड करोगे तो you will get a V2। तो ये इनलेट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है इसका काम क्या है? ये रोटेशन में काम आएगा, इसको रोटेट कर सकते हो सर। रोटेशन में काम आएगा क्या? बोल देखो, समझना इस बात को, क्या काम आएगा। मान लेते हैं कि हमारा डिस्चार्ज क्या होगा? सर डिस्चार्ज होता है एरिया ऑफ फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो के ऊपर बात करता हूँ, मुझे 2 मिनट दो, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब मान लीजिए मुझे डिस्चार्ज को कम करना है। अब हो सकता है किसी दिन मुझे पावर कम प्रोड्यूस करना हो तो मुझे डिस्चार्ज कम करना है, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम करूंगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कौन सी है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसे मैं भी डिस्टर्ब ना करता हूं, इसे मैं कॉपी करता हूं। या समझ, तो V1 के 2 कंपोनेंट होते हैं, आप जानते हो। देखो अब ये बात भी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझना। आप देखो ये फ्लो वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर प्योरली एक्सियल है, कोई रेडियल कंपोनेंट नहीं है। देखो इसे मैं फ्लो वेलोसिटी बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल जो आपका होगा वो फ्लो वेलोसिटी होगा। तो V1 के 2 कंपोनेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो एंड हेंस फॉर डिस्चार्ज, एंड दिस कंपोनेंट, दिस रिमेनिंग ये वाला, ये कंपोनेंट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ टॉर्क, रोटेशन क्रिएट करने के लिए। देखो तभी तो ये रोटर रोटेट कर रहा है आपका। तो अगर आपको VF को रिड्यूस करना है, इफ यू वांट टू रिड्यूस VF विदाउट चेंजिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल VW1, ये रिड्यूस होगा तो आपका V1 रिड्यूस हो जाएगा और आपका VR चेंज हो जाएगा। अब VR चेंज अगर आपका हो गया तो VR का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। देखिए अब VR का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो अब ये पहले किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रहा था, वो उसके लिए बेस्ट सूटेड था, बट अब ये क्या हो चुका है, ये VR जो है आपका, ये इसका ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। तो फॉर द एफिशिएंट स्ट्राइकिंग, फॉर स्मूथ स्ट्राइकिंग, दिस मस्ट बी ग्लाइडिंग ओवर द ब्लेड। तो हम ब्लेड को क्या करेंगे, उस एंगल पे टिल्ट कर देंगे ताकि एंट्री हमेशा स्मूथ हो। तो ये हम इसलिए करते हैं टू एडजस्ट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज एडजस्ट करने के लिए, सो दैट
every time we have smooth entry like that. That is the concept over here. अब मैं आपको इसका टॉप व्यू अगर दिखाऊं, if I show you the top view of this machine, अगर आप टॉप व्यू देखेंगे, you realize that कि this is something like this. Though a very layman's drawing this is, but yeah, it works. तो ये हो जाएगा आपका टिप, diameter of tip, this entire periphery over here. And this is of course known as diameter of hub. तो फ्लो एरिया क्या होगा? फ्लो एरिया है ना, फ्लो एरिया क्या होगा? फ्लो एरिया विल बी पाई बाय 4 डायमीटर ऑफ टिप का होल स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ हब का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हम वाटर तो यहाँ पे भी स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पर भी स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पर भी 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 हो रहा है. तो आप यू क्या लेंगे? तो यहाँ पर यू मीन लेते हैं, पाई डी मीन अपॉन एन अपॉन 60. तो डी मीन होता है आपका डाया ऑफ टिप प्लस डाया ऑफ हब. तो सारे कैलकुलेशन हम मीन पे करते हैं, मीन डाया. सारा हम अज्यूम करते हैं कि पानी यहीं पे गिर रहा है और इस पे एनालिसिस करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक मिनट ये आप प्रैक्टिस करिएगा. मुझे क्वेश्चन निकालना पड़ेगा. जी 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 फ्लूइड. वाले से निकाल देता हूँ इसको. चलो क्वेश्चन तो मैं काम करूंगा, आपको ग्रुप पे भेज दूंगा. ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप पे भेज दूंगा. क्वेश्चन निकालना पड़ेगा हमको. क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा जो आपके लिए सही होगा. और दूसरी बात, वन नोट कैसे बनता है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा बकिंघम पाइज प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज पढ़ा दूंगा, बेसिक जितना गेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी अप्लाई करेंगे टरबाइंस में. ठीक है, और टरबाइंस में अप्लाई करके स्पेसिफिक हीट डिराइव करेंगे, स्पेसिफिक स्पीड डिराइव करेंगे, और स्पेसिफिक हीट स्पीड का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हुए हम टरबाइंस को सिलेक्शन की कैसे किया जाता है वो समझेंगे. दैट वुड बी द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. यार यहाँ से ये वाला पार्ट डिलीट हो गया.
मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये मिट चुका है। AF इक्वल टू पाई बाय 4 डाई ऑफ टिप का स्क्वायर माइनस डाई ऑफ हब का स्क्वायर, है ना। और इसके अलावा आपका जो U होगा वो पाई डी एम मीन डायमीटर पे कैलकुलेट, इसलिए इसे मीन वेलोसिटी कहेंगे। तो U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू UN, और मीन डायमीटर डिफाइन होगा टिप प्लस बाय नंबर 1 2। अब मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम तीनों टरबाइंस को, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों टरबाइंस को अगर हम कंपेयर करें, let us say that we have 3 turbines and we compare on the basis of head and Q, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, टरबाइन जो होता है आपका, जैसे पेल्टन की बात करें तो पेल्टन में आप जानते हो जेट्स यूज होते हैं, करेक्ट। और एक तरफ मैं रखता हूं कैप्लन, कैप्लन में एक्सियल फ्लो है। कैन यू टेल मी किसमें डिस्चार्ज ज्यादा होगा? कैन एनीवन टेल मी किसमें डिस्चार्ज ज्यादा होगा? कि कैप्लन में ज्यादा होगा। और अगर मैं फ्रांसिस बीच में डालूं तो फ्रांसिस में रेडियल एंट्री, बिल्कुल सही जवाब, कैप्लन में एक्सियल में ज्यादा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो भाई इसमें पेल्टन में डिस्चार्ज बहुत लो है और इसमें डिस्चार्ज बहुत हाई है, क्योंकि इसका डिजाइन सिंपल है। तो हम यहाँ पर कितने जेट लगा लोगे? 2 नोजल लगा लोगे, 3 नोजल लगा लोगे, इतना डिस्चार्ज थोड़ा ले पाओगे जितना कैप्लन का लिया था। तो अगर इस मशीन से आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करना है तो P इक्वल टू रो जी क्यू एच, तो इसे आप कहां इंस्टॉल करोगे? इसको हम इंस्टॉल करेंगे वहां पर जहां पर हाई हेड है। तो आप साइट देखने गए, आपको पता चला कि यार यहाँ पे हाइट हेड अवेलेबल बहुत हाई है, तो आपको पता है कि यार चलो लो जेट लगा देते हैं, मतलब लो डिस्चार्ज वाला भी लगा देते हैं क्योंकि सस्ता पड़ेगा। तो हेड अवेलेबल ज्यादा है तो आप सस्ते में काम चला सकते हो क्योंकि नेचर ने आपको हेल्प करी है यहाँ पर। तो बेसिकली दिस इज अ लोकेशन वेयर पेल्टन कैन बी सिचुएटेड, पेल्टन की जगह यहाँ पर। आगे अगर हम बात करें फ्रांसिस की या कैप्लिन की, तो कैप्लिन में डिस्चार्ज इतना हाई है कि जहां पर आपको लग रहा है कि यार भाई हेड अवेलेबल ज्यादा नहीं है, नेचर ने आपको यहाँ पर ज्यादा हेड नहीं दिया, तो वहां पर आप कप्लान टर्बाइन लगा दो क्योंकि वो डिस्चार्ज ज्यादा हैंडल कर लेगा। तो आप डिस्चार्ज ज्यादा दे देना, हेड कम हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ पर आप कप्लान लगा दो। और अगर आपको इंटरमीडिएट कहीं डिसीजन लेने हैं तो आप फ्रांसिस की तरफ जाइए। So this is a basic comparison between the two turbines from the viewpoint of their लोकेशन कि कैसे आप उसे अप्लाई करें, कहाँ यूज करें। ओके, चलिए अभी तो कुछ चालू कर भी नहीं सकते, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी में चालू कर नहीं सकता। अभी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी चालू कर दूंगा तो 10-15 मिनट में कितना कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। डायमेंशन एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी याद होगा ना आपको, ये सब पाई टर्म और ये सब। ये नेक्स्ट क्लास में देखकर हम इसका एक वो बनाएंगे, मशीन्स के लिए भी हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, और अदरवाइज हम क्लास बंद करते हैं आज की, और नेक्स्ट मिलेंगे संडे को। फिर आज है फ्राइडे।
सैटरडे है क्रिसमस है संडे फ्राइडे सैटरडे कल तो नहीं हो पाएगा संडे मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। एक क्लास में कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ाना है मुझे आपको। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अब पढ़ाने वाला हूँ नहीं मुझे।